नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट कासगंज का एक गहरा डेटा आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस केस स्टडी से हम ये समझेंगे कि आज के दौर में भारत के चुनाव असल में कैसे समझे और लड़े जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये पड़ताल 6 हिस्सों में बंटी होगी। हम जमीन की हकीकत को समझने से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि भविष्य के लिए एक रणनीतिक खाका क्या हो सकता है। तो पहला पड़ाव, कासगंज की नब्ज। कासगंज सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है, ये एक जीता जागता समाज है। इसकी अपनी जमीन है, अपने लोग हैं और अपना एक मिजाज है। आइए इसे समझते हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में बसी एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बेलवेदर सीट है। अब बेलवेदर सीट का मतलब क्या है? मतलब ये कि यहाँ जो पार्टी जीतती है अक्सर राज्य में सरकार भी वही बनाती है। और इसे सिर्फ बेलवेदर कहना काफी नहीं होगा, ये एक कृषि प्रधान बेलवेदर है। सोचिए, कासगंज की 60% से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर टिकी है। यही बात किसानों को इसकी सियासत का सबसे अहम किरदार बना देती है। मतलब साफ है, यहाँ किसान का वोट ही निर्णायक होता है। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी पेचीदा है। एक तरफ लोध राजपूत, शाक्य और यादव जैसे खेती से जुड़े ओबीसी समुदाय हैं जिनका दबदबा है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी और एक बहुत महत्वपूर्ण दलित यानी जाटव वोट ब्लॉक भी है। और इस पूरे समीकरण में एक और बड़ा फैक्टर है, युवा। यहाँ के लगभग 60% वोटर 35 साल से कम उम्र के हैं। और हाँ, 2018 से जो एक सांप्रदायिक तनाव की छाया है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब जरा हाल के चुनावों के उन आंकड़ों को देखते हैं जो असल कहानी बताते हैं। चलिए इन नंबरों को डीकोड करते हैं। 46,265 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और हमें यही समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। ये चार्ट देखिए, 2022 के वोट शेयर की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले लगभग 53% वोट्स, समाजवादी पार्टी करीब 33% पर सिमट गई। मतलब मुकाबला सीधा सीधा दो पार्टियों के बीच था और जीतने वाली पार्टी ने एक बहुत बड़ी निर्णायक बढ़त हासिल की। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में आते हैं। हम यहाँ किसी नेता या चेहरे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 2022 के नतीजों के पीछे के सिस्टम, कारणों और वोटों के ध्रुवीकरण को समझेंगे। यहाँ दो मुख्य पार्टियों की चुनावी रणनीतियों की सीधी तुलना है। एक तरफ बीजेपी ने लोध समुदाय और किसानों के वोटों को मजबूती से अपने साथ जोड़ा, 2018 के सांप्रदायिक तनाव का भी फायदा उठाया और हिंदुत्व के मुद्दों को भुनाया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण पर ही टिकी रही और बाकी ओबीसी या दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में नाकाम रही। देखिए, एक लोकतंत्र में सोच समझकर और जिम्मेदारी से की गई बातों का बहुत बड़ा मोल होता है। सरकार बनाने का रास्ता सिर्फ वोटों से होकर नहीं गुजरता, बल्कि वो हर एक नागरिक के सम्मान और भरोसे पर बनता है। ये जरूरी है कि हमारी राजनीतिक चर्चाएं समाज को जोड़ें, तोड़े नहीं। चलिए, अब आज को बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। पिछले 3 दशकों के चुनावी पैटर्न को देखते हैं कि आखिर कासगंज का राजनीतिक मिजाज वक्त के साथ कैसे बदला है। ये टाइमलाइन 1993 से कासगंज में बदलती सियासी हवाओं को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ सपा, बसपा और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बदला है और बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर बढ़ा है। ये बार चार्ट तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। जरा देखिए, 2012 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 20% था, 2017 में ये उछलकर 51% हुआ और 2022 में 53% तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि उन्होंने कृषि से जुड़े ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ने में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे विश्लेषण के आधार पर भविष्य की रणनीति क्या हो। आइए अब एक ऐसे डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो इस सीट को वापस जीतने का एक रास्ता दिखा सकता है। जब पानी की किल्लत हो और फसल का दाम भी ना मिले तो अपने परिवार का भविष्य धुंधला सा लगता है। ये शायद कासगंज के किसी किसान के मन की आवाज है। आंकड़ों पर जाने से पहले ये हमें जमीन के असली मुद्दों से जोड़ती है। ये टेबल
वोटरों की सबसे बड़ी शिकायतों को सामने रखती है। आप देख सकते हैं कि खेती का संकट और पानी की कमी जैसे मुद्दे किसानों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। वहीं कानून व्यवस्था और एक तरह का सांप्रदायिक डर, ये अल्पसंख्यकों और आम लोगों के लिए भी एक बड़ी चिंता है। इन्हीं शिकायतों का हल निकालने के लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत सामने रखा गया है, यानी 4 तरफा रणनीति। इसमें जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट है, संगठन को मजबूत करना है, एक ऐसी कहानी बनाना है जो लोगों से उनकी भाषा में बात करे, और चौथा, संसाधनों का सही और सटीक इस्तेमाल। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि कोई भी चुनावी रणनीति अपने आप में मंजिल नहीं है। असली मकसद तो सिर्फ एक ही है, एक असरदार और जवाबदेह शासन देना। तो आखिरी सिफारिशें क्या हैं? पहली, उम्मीदवार को जमीन से जुड़ा, विनम्र और हमदर्द दिखना होगा। दूसरी, पार्टी के बड़े नेताओं को यहां आकर अपना समर्थन दिखाना होगा। तीसरी, व्हाट्सएप और रील्स के जरिए एक हाइपर लोकल डिजिटल कैंपेन चलाना होगा। चौथी, फर्जी खबरों का तुरंत और असरदार तरीके से खंडन करना होगा। और सबसे जरूरी, सरकार विरोधी वोटों को बिखरने से रोकने के लिए एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाना होगा। आज के दौर के कैंपेन में वोटरों तक पहुंचने के लिए बातचीत और डेटा दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत के कानूनी ढांचे के तहत लोगों की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना, ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये लंबे समय का राजनीतिक भरोसा बनाने की नींव है। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कासगंज जैसी बेलवेदर सीट पर सियासत का भविष्य क्या बड़ी बड़ी बातों और नारों से तय होता है, या फिर जमीनी स्तर पर डेटा के आधार पर बनाई गई एक सधी हुई योजना को लागू करने से? सोचिएगा जरूर।